अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी जजमेंट आई है। नैब तरमीम जो कल अदम करार दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से, उसको आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस फैसले को कल अदम करार दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ जो हुकूमत की अपीलें थी उसको 5-0 से मंजूर कर लिया है। अब मामला कुछ यूँ है कि 4 जजेस जस्टिस काजी फायजीसा और दीगर 3 जजेस उन्होंने ये जो मुशतरका फ़ैसला है, वैसे तो सारा का सारा फ़ैसला ही सब अग्री करते हैं, लेकिन इजाफी नोट है एक अतर मिनल्लाह साहब का, उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। वजूहात जो दी गई हैं 4 जजेस की जानिब से वो ये है कि चैलेंज करदा फ़ैसले में आइन के मुख्तलिफ हवालों और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिक्र तो किया गया, लेकिन इनकी वजाहत नहीं दी गई कि क्यों इनको कहा है कि इसके खिलाफ वर्जी हुई है। फिर आगे जाकर कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद 3 रुकनी बेंच तो इस मामले की समाअत कर ही नहीं सकता था, कोई जवाज़ ही नहीं बनता। चैलेंज करदा फैसले में तरामीम को परखने का मयार आईनी नहीं था, बल्कि इंतहाई एहतराम से कहना पड़ता है कि लॉर्डशिप का खुद साख्ता था जिसकी आइन में बिल्कुल इजाज़त नहीं। जजेस पर अपने हल्फ और दस्तूर पाकिस्तान की पासदारी लाजिम है। ये भी कहा गया है कि इमरान खान नैब तरामीम में कोई गैर कानूनी या गैर आइनी पहलू साबित करने में नाकाम रहे, और ये जो मौजूदा तरामीम हैं जिनके ऊपर इमरान खान जिनके ख़िलाफ़ हैं, वो तो उनमें से काफ़ी ऐसी हैं जो कानून साजी इमरान खान के दौर में हुई और नैब तरामीम इमरान खान के दौर में हुई जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उसी का तसलसल है। फिर ये भी कहा गया है कि आइन में अदलिया और मुकर्रना का किरदार बड़ा वाज़े है। एक दूसरे के दायरा कार में अगर मुदाखलत करनी है तो इंतहाई इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। ये 4 जजेस ने वजूहात दी हैं। गो के जस्टिस अतर मिनल्लाह भी ये समझते हैं कि ये जो फ़ैसला है यानी जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था वो कलअदम करार होना चाहिए, लेकिन उनकी वजूहात कुछ मुख्तलिफ हैं। उन्होंने अपने इजाफी नोट में ब्रीफली ये कहा है कि वो समझते हैं कि ये जो टाइम बाउंड अपील है डेफिनेटली उसकी बुनियाद पर ये हुकूमत की अपीलों को नहीं बनती थी एंटरटेन करना, और फिर उन्होंने आगे जाके मज़ीद वजूहात भी दिए जिसको हम डिस्कस करेंगे। सवाल हमारा एक बड़ा ओपन सवाल है कि हमारे तज्ज़ियाकारों की इसके ऊपर क्या राय है, कानूनी पहलुओं को भी डिस्कस करते हैं और फिर इसके सियासी इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्या प्रेसिडेंट सेट करता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन करें खुसूसी तौर पर कानूनी पहलू को समझने के लिए बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे रेगुलर पैनल एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। सलाउद्दीन, सबसे पहले आपसे हम ज़रा समझना चाहेंगे बड़े आसान सादा अल्फाज में कि ये जजमेंट जिसने सुप्रीम कोर्ट की नैब तरामीम वाली जजमेंट को नल एंड वॉइड किया है, ये कहती क्या है और क्या वजूहात बताती है? जी देखें, इसमें बुनियादी बात उन्होंने ये की है कि जो पहली जजमेंट थी जो नैब तरामीम की में जो मॉडिफिकेशन की गई थी उनको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने बुनियादी बात अब अपेलेट डिसीजन में ये आई है कि उन्होंने कहा है कि जो आपने अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन की थी उसमें आपने कोई वजाहत नहीं की थी कि ये आइन की कौन सी शिक के खिलाफ हैं, इनमें कौन सा फंडामेंटल राइट इम्पिंज किया गया है, और जब आपने कोई वजह ही नहीं दी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो मॉडिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती थी, इसलिए वो जजमेंट जो है वो बरकरार रखी नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा, कितना वजन लगता है आपको इस रीजनिंग में जो कि 4 जजेस ने दी है? देखिए, जो पहली जजमेंट थी उसमें कई तज्जिया निगार ने उस पर डिस्कशन की थी कि उसमें कई जो पहलू थे उस जजमेंट के, फॉर एग्जांपल इसमें अब अपेलेट जजमेंट में भी इसका तस्करा है कि उन्होंने कहा जो नैब की तरमीम थी उसमें उन्होंने कहा था कि 500 मिलियन से ज्यादा का अगर केस होगा तो फिर नैब के जिम्मे में आएगा, वरना नैब के जिम्मे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ये फिगर के 500 मिलियन होना चाहिए या जिस तरह पहले नैब के SOPs थे 100 मिलियन का होना चाहिए या 300 मिलियन होना चाहिए, ये चीज कोई आइन कोई उस पर रोशनी डालती है और ना ही ये जजेस का काम है कि वो लिमिट तय करें कि नैब की जो कवानीन है वो किस मैग्नीट्यूड के केसेस पे लागू होंगे।
ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट ने 500 मिलियन की लिमिट डाली है तो उसमें गैर आईनी क्या बात है। उसी तरह जो मेन जजमेंट जिस पे आर्ग्यू किया गया था जब पहले राउंड में, उसमें यही कहा गया था कि नैब का कानून जो है वो खुद वो एक लेजिस्लेशन है, कोई आइन में तो कोई ये बात, और 1999 में आया है। अब ये कोई ये बात तो नहीं है कि करप्शन जो है वो 1999 से पहले था ही नहीं, या उसके ऊपर कोई कानून नहीं थे। करप्शन, पब्लिक सर्वेंट की करप्शन पे और कवानीन मौजूद थे। ये बात नहीं है कि 1999 से के पहले बिल्कुल गैर आईनी तरीके से सारे मामला चल रहे थे। तो अगर पार्लियामेंट को ये भी इख्तियार हासिल था कि वो बिल्कुल अपना नैब का पूरा कानून खत्म कर देते, उसमें रिपील कर देते उस कानून को, वो भी इख्तियार हासिल होता। तो जब वो पूरा का पूरा कानून खत्म कर सकते थे तो फिर उनको, अगर उन्होंने उसको खत्म नहीं किया और सिर्फ तरामीम की है, तो वो गैर आईनी कैसे करार दिया जा सकता है। तो यही बेसिकली रैशनल है जो अपील में वो कामयाब हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, प्रेसिडेंट्स क्या सेट करता है? बिकॉज 183 में अपील मिलने के बाद ये पहला दूसरा केस है जिसमें अब फैसला सामने आया है। सो एज अ कानूनी पर्सपेक्टिव ये क्या मुराद रखता है और कितनी अहमियत रखता है? देखिए, ये बहुत अरसे से ये बार एसोसिएशन की भी और दीगर जो अफेक्टीज थे उनकी ये वो एक प्रोटेस्ट भी करते थे इस चीज पे कि जब 184(3) में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पिटिशन एंटरटेन करता है तो उसपे फिर जब फैसला आ जाता है तो उसमें किसी भी पार्टी के पास कोई अपील का राइट मौजूद नहीं होता। तो उसके बाद ये काफी अरसे से ये इशू पेंडिंग था। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया जिसमें कहा कि अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है तो कम से कम पार्टीज के पास एक राइट ऑफ अपील तो होना चाहिए। तो ये अब वो राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करते हुए गवर्नमेंट ने भी और प्राइवेट पार्टीज ने भी अपील की है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील में, जिस तरह अक्सर होता है अपेलेट कोर्ट जो होते हैं वो ओरिजिनल जजमेंट को सेटिफाइड कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ सलाउद्दीन हमें ज़रूर बताइएगा, इसमें जो जस्टिस बंदियाल के खिलाफ बड़े ग्रेव और सीरियस रिमार्क्स दिए गए हैं, ख़ास तौर पे ये कि लॉर्डशिप ने जिस तरह से परखा इन तरामीम को, वो खुद साख्ता था, आइन में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। ये कितने अहम रिमार्क्स हैं और इनकी क्या कोई इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नहीं, देखें, इस किस्म की रिमार्क्स अपेलेट जजमेंट्स में आ जाते हैं। अनयूजुअल ये है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अब अपील आ गई है, तो यूजुअली मगर जब हाई कोर्ट से अपील जाती हैं तो जब वो सेटिसाइड होती हैं तो यही बात की जाती है कि जो ओरिजिनल जजमेंट थी उसमें जो जज साहिबान थे उन्होंने आइन की प्रोविजन सही इंटरप्रेट नहीं की, उन्होंने या कोई आइन का कोई हवाला नहीं दिया, इसलिए वो जजमेंट ये गलत कतई कलामी की माजरत सलाउद्दीन साहब, ये जिस तरह से पूरी चेन ऑफ इवेंट्स बताई जा रही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, किस तरह से वो दरखास्त आती है, फिर उसकी इन चेम्बर समात होती है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो इजाज़ुल एहसन साहब करते हैं, फिर इस दौरान जब लग जाता है केस तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ जाता है जिसको बिल्कुल बलाए ताक रख दिया जाता है, उसके बावजूद 3 रुकनी बेंच करता है समात, और फिर आगे चलकर कोई एंड में फैसले में कानूनी जवाज़, आइनी जवाज़ भी नहीं दे सकते। तो क्या इसके ऊपर मिसकॉन्डक्ट की कुछ तरफ जा सकता है मामला? देखिए, मैं नहीं समझता कि नॉर्मली अपना जजेस से गलतियां होती हैं जजमेंट्स में। वो कई आप अपील करते ही इसलिए हैं कि आप कहते हैं कि जज साहब ने कानून नहीं देखा, उन्होंने कानून की गलत तशरीह की है, उन्होंने जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया, इसलिए आप अपील करते हैं। मैं नहीं समझता ऐसे मामलात में मिसकॉन्डक्ट अराइज होता है। अगर ऐसा हो तो फिर तो हर फैसला जब भी रिवर्स हो
तो 80% फैसलों में फिर मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। ठीक है सर, अब जरा पॉलिटिकल मामलात की तरफ आ जाते हैं। ये बताएं खान साहब के कौन कौन से केसेस हैं जो इसमें खत्म हो सकते हैं? खान साहब के जहां तक केसेस हैं, मैं समझता हूं आपके पास पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझसे बहुत बेहतर हैं, वो उस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर वो तो आपसे बल्कि सवाल भी करना चाहेंगे हमारा पैनल, लेकिन हम आपसे जल्दी जल्दी कुछ चीजें कानूनी तौर पर जो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। खान साहब के खिलाफ जो लंबी फहरिस्त है केसेस की, उनकी अभी डिटेल से बेहतर अपना एजाज साहब या मजहर साहब बेहतर आपको उस पर ब्रीफ कर सकते हैं कि कौन से उनके नैब के केसेस हैं जो इसमें हिट होंगे। अच्छा, पैनल कोई सवाल करना चाहते हैं सलाउद्दीन साहब से आप लोग? अलीना, मेरे दो सवाल थे। एक तो जैसे आपने भी सवाल पूछा था, मैं स्पेसिफिकली अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि एक आज तासुर ये था कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है नैब के पास इमरान खान साहब के खिलाफ, वो क्योंकि काबीना का फैसला था, वो अब इस तरमीम के बाद नैब जो है उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं तरमीम पढ़ रही थी आज, तो उसमें तो लिखा हुआ था कि काबीना के फैसलों को नैब नहीं देख सकती, लेकिन अगर ये साबित होता है कि कोई फाइनेंशियल गेन, मॉनेटरी गेन हुआ है, तो फिर कोई माली फायदा हुआ है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का, तो फिर नैब उस केस को देख सकती है। तो एक तो मैं ये जानना चाह रही थी सलाउद्दीन साहब से कि क्या ये वाकई में अगर ऐसा साबित होता है तो फिर ये केस नैब के पास ही रहेगा। दूसरा एक और चीज जो पिछली बार भी जब फैसला आया था नैब के केस का, तो एक बहस छिड़ गई थी कि जो अदलिया है और जो फौज है, क्या वो नैब की तहवील में आती है, क्या नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर सकती है या नहीं, जिसके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा था कि बिल्कुल वो इम्यून नहीं है, वो नैब के कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पहले आर्मी एक्ट और आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी। फिर जब उनको साहब ने भी अपने इजाफी नोट के अंदर उसकी झलक दी है। सलाउद्दीन साहब की तरफ ये दोनों सवाल ले जाते हैं। सलाउद्दीन साहब, ये जहाँ तक पहला सवाल है, वो तो अमेंडमेंट्स में बिल्कुल यही था कि अगर कोई ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है गवर्नमेंट ये बॉडीज की तरफ से, तो वो बजाते खुद उसके ऊपर नैब का मुकदमा नहीं बन सकता, मगर अगर किसी किस्म की फाइनेंशियल गेन हुई है, कोई माली कोई फायदा किसी को पहुंचा है जिसकी वजह से वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, तो फिर नैब का केस जरूर बन सकता है। तो वो तो फिर अलकादर ट्रस्ट में क्या वो प्रूव कर, प्रोसिक्यूशन के पास क्या मटीरियल है टू शो कि माली फायदा हुआ था, वो फिर उसको देखना पड़ेगा। मगर बिल्कुल आपकी जो एनालिसिस है बिल्कुल सही है। जहाँ तक दूसरी बात है, ये जजेस की और ये आर्मी ऑफिसर्स की, तो जो ओरिजिनल भी जब नैब का कानून आया था, तो उस वक्त ये पहले आर्मी ऑफिसर्स को उसमें हटाया गया था उसके परव्यू से। उसके बाद असफंयार वली के केस में कहा गया था कि जजेस को भी इस नैब के कवानीन से इस्तिस्ना हासिल होगा। अब मंसूर अली शाह साहब का बिल्कुल उसमें नोट था, और अब गालिबन अतर मिनल्ला साहब की भी वही राय है, मगर अभी तक जो जजमेंट्स हैं वो तो यही है कि उनको नैब के परव्यू से बाहर रखा गया है। अब अगर और मंसूर अली शाह साहब का भी डिसेंटिंग नोट था, और अब अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है। अगर ये बाकायदा किसी मेजॉरिटी जजमेंट में आता है कि नहीं, ये किस्म ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, और कानून नैब का कानून सब पे बराबर आयद होना चाहिए, तो वो फिर कोई मेजॉरिटी जजमेंट आएगी जिसमें वो असफंयार वली की ऑब्जर्वेशन जो हैं वो रिवर्स होंगी। वो भी एक बड़ा बहुत आई थिंक 9 मेंबर बेंच था, तो वो फिर कोई लार्जर बेंच बना के उसको देखना पड़ेगा। भट्टी साहब, मज़हर साहब एजाज कोई सवाल करना चाहते हैं? जी
मुझे ये बताएं सलाउद्दीन, ये कि क्या एक तो ये कि क्या इसके ख़िलाफ़ मज़ीद कोई अपील हो सकती है फॉर लार्जर बेंच? अपील पर अपील। हाँ, इसके ऊपर, क्योंकि अभी ज़ाहिर है 5 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला है। और दूसरे ये कि जो नैब की ओवरऑल कंडक्ट रही है और उसके हवाले से सवालात आते रहे, क्या ये तरामीम के बाद क्या नए पोलिटिसाइजेशन ऑफ नैब के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे कि आपने या कम हो जाएंगे? देखिए, एक तो पहला जो आपका सवाल था, अपील कोई दूसरी अपील नहीं है, ये फिर फाइनल कोई सेकंड अपील नहीं हो सकती, तो वो तो वहाँ एंड हो जाता है। दूसरी जो बात है कि नैब की पोलिटिसाइजेशन, मैं समझता हूँ, देखें ये जो अमेंडमेंट्स आई थी और उसमें भी अपेलेट जजमेंट में उसका तस्करा है कि इवन इमरान खान साहब के अपने दौर में ऑर्डिनेंसेस लाई गई थी कि नैब का जरा स्कोप लिमिट किया जाए, क्योंकि इवन खान साहब की हुकूमत में ये देखा गया था कि एक नैब की जो इंक्वायरीज थी उसकी वजह से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग मुतासर हो रही थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक्चुअली काम करना छोड़ दिया था इसी खौफ से कि हुकूमत बदलेगी और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदानों के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी अंदर होंगे या नैब के केसेस झेलेंगे। तो बेसिकली एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस था कि नैब की जो पावर्स हैं वो कुछ लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ये उस इंक्वायरी के डर से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो थी वो इम्पैक्ट हो रही थी। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा जो पोलिटिसाइजेशन एक्सेसिव, और नैब की खिलाफ कंप्लेंट्स भी यही थी कि कानून से लोगों को इतनी तकलीफ नहीं थी, मगर जो नैब जिस तरीके से अप्लाई करती थी तो वो आंसर यही आता था कि बिल्कुल पॉलिटिकल है। तो वो शायद आई थिंक उसको कम करने के लिए ये तरामीम। सलाउद्दीन साहब, आज के फैसले से खुश हैं आप? मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक फैसला है। मैं समझता हूँ ओरिजिनल फैसला जो था उसमें कानूनी और आईनी तौर पे खामियां वो दूर की गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी अब जानते हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, शिबली फराज साहब ने आज बात करते हुए कहा कि NRO 2 दिया गया है। सर, ये NRO 2 कैसे, जबकि खान साहब के तो अपने केसेस बड़े, इसमें रिलीफ मिलेगा उनको? मैडम शेख, आप छोड़ें, क्या करना है आप छोड़ें, जेलों के दरवाजे खोलें, छोटे चोरों को भी निकालें, इन्हें भी छोड़ें, इन्हें भी लीगल कवर दें, इन्हें भी आइन और एहतराम और एहतियात का कोई थोड़ा सा पतली गली अता करें। एक हमेशा बड़े ही NRO ले लेते हैं। हम गरीबों के लिए, ये जो जेलों में गरीब हैं इनके लिए एक NRO दे देना चाहिए। मैडम शेख, आज एक तरफ कारसाज जो कार हादसा था उसमें नताशा दानिश और कत्ल हुए बाप बेटी के खानदानों में सुलह हुई, 5.5 करोड़ के करीब दियत सुनाई दी गई और उसकी जमानत भी होगी नताशा दानिश की। और दूसरी तरफ 5 रुकनी बेंच ने खैर से ये दिया है। सर, ताल्लुक क्या बनता है इन दोनों का माजरत के साथ? जी मुझे बात तो करने दें, प्लीज बात करने दें, मैं ताल्लुक ही बना रहा हूँ। दोनों में कोई आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, दोनों में कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन दोनों के क्या असर क्या पड़ेगा इस मुल्क पर दोनों चीजों का। मैडम शेख, माना पार्लियामेंट का हक है आइन साजी, कानून साजी, माना पार्लियामेंट नया कानून बना सकती है, पुराना कानून खत्म कर सकती है, मगर जब आइन साजी जाती मफादों के लिए हो, जब कानून साजी जाती चोरियों, जाती डाकों को खत्म करने के लिए हो, जब पार्लियामेंट NRO करप्शन को जायज करार दे, जजेस को कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जजेस को गेट कीपर नहीं बनना चाहिए सर, आपको अब बदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए। अच्छा, मेरे 5 रुकनी बेंच कह रहा था कि इमरान खान नेक नीति से दरखास्त दायर नहीं की। इमरान खान की तो नेक नीति आप देखते रहे मेरे जज साहबान, प्यारे जज साहबान, लेकिन जिन्होंने तरामीम की, इनकी नेक नीति या बदनीति को आपने नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा हम अपने हलफ के पाबंद हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हलफ तोड़े तो क्या अदलिया चुप रहेगी? आपने कहा कि ये नैब परवेज मुशर्रफ का तोहफा है, एहतसाब ब्यूरो हजूर किसका तोहफा था? और 2 बार हुकूमत कर गई नून लीग, 2 बार कर गई पीपल्स पार्टी वाले, अब मुश्तरका हुकूमत है, क्यों खत्म ना किया नैब को अगर ये इतना ही बुरा था? बताया जा रहा है जिन सियासतदानों ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया, उनको नैब ने बरी किया। तो हजूर जिनने PDM को ज्वाइन हुकूमत में आए, जो PDM हुकूमत में आए, उन्होंने तो खुद को बरी करवा लिया तरमीम करके।
बताया, आखिरी बात मैडम शेख, बताया जा रहा है, बताया गया है कि बुनियादी हकूक से कैसे मुतसादम है ये तरामीम, कैसे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। बुनियादी हकूक होते क्या है मैडम शेख? हुक्मरान लूट मार कर रहे हूँ, 5-5 बर्रे आज़मों में जदादें बना रहे हूँ, सरे महल 11 फील्ड खरीद रहे हो, टीटियां हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, जबकि अवाम भूख से मर रही हो, महंगाई से मर रही हो, बेरोजगारी से मर रही हो, तो कहाँ गए बुनियादी हकूक? कहाँ गए बाकी सारे जो आम के हकूक हैं बुनियादी, जो आइन ने लिखे हुए? तो ये आज एक बहुत बड़ा सेटबैक है निज़ाम इंसाफ के लिए, अदलिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। काश ये फैसला ना होता, काश इसको रिवर्स किया जाता। कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई तरीके इंसाफ को कितना फायदा पहुंचेगा, इमरान खान को कितना फायदा पहुंचेगा, नून को कितना फायदा पहुंचेगा, पीपल्स पार्टी को। बट सर, जैसे अभी सलाउद्दीन साहब भी हमें बता रहे थे, कानूनी तौर पर बड़ा माकूल फैसला है ये। जी, कानूनी तौर पे तो ये भी बड़ा माकूल है कि जो नैब तरामीम हुई हैं वो लागू होंगी 1999 से, ये भी बड़ा है सर। वो कहते हैं जजेस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ आपने कहा वो जाती कानून साजी की गई, लेकिन फैसले में बताया गया है फॉर अ फैक्ट कि बहुत सी तरामीम जिनको खान साहब बाद में कलअदम करने का कह रहे थे, वो तो खान साहब की हुकूमत में खान साहब ने खुद की। फिर मैडम शेख, उस दिन भी हमने इसकी नहीं की थी। अब 50 करोड़ से नीचे की करप्शन, ये कई केसों को सामने रख के किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कई केसों को सामने रख के किया गया। आमदन से ज्यादा असासे नैब साबित करे, कई केस से इसमें क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिकल केसेस थे या वाकई में ब्यूरोक्रेसी को बड़ी परेशानी हो रही थी? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसके कानूनी और सियासी फैक्टर्स दोनों को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। जो नैब तरमीम का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको अपील में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मनसूख कर दिया है और हुकूमत की अपील्स को एंटरटेन किया गया। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। एहसास, ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने कहा वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते इस फैसले से। गोगे कानूनी माहिर ने कहा है कानूनी तौर पर बड़ा सॉलिड फैसला है, बट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कह रहे हैं भट्टी साहब कि ये जो तरमीम हुई है इसके पीछे बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल फ़ायदे होंगे, बिल्कुल सही नहीं था। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मेरे ख्याल में जो नैब का इंस्टीट्यूशन है, जब ये बनाया गया था, अगर उसका बैकग्राउंड देख लें तो इन तरामीम पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि पहले एहतसाब ब्यूरो होता था नवाज शरीफ साहब के बारे में के दौर में, जब नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा दौरे इक़्तिदार उनका आया था। और एहतसाब ब्यूरो, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त एक फ़ौजी बगावत हो गई, 12 अक्टूबर हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये नैब का इदारा बनाया गया था और उस वक्त भी ये ऐलान किया गया था कि करप्शन का हमने ख़ात्मा करना है। लेकिन उस वक्त नैब ने आके जो सबसे पहला काम किया था, नैब के इदारे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़कर एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाया गया था। मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़कर PMLQ बनाई गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई गई थी। तो ये जो इस अदारा है ना, इस अदारे की जो बेसिक थीम है, वो थीम ही ये है कि ये इदारा करप्शन के तदारक के लिए कायम नहीं किया गया था, इसे एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कायम किया गया था कि ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पर सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने ही इस्तेमाल किया, नो डाउट कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ऐसे, लेकिन बाज़ औक़ात सियासतदानों ने भी इसे इस्तेमाल किया है और सियासतदानों ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसे इस्तेमाल किया। आजकल आपको पता है कि ये जो तरामीम आई हैं, इसके बारे में बैरिस्टर सलाउद्दीन ने तो बड़ी ज़बरदस्त वो बात कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। एक बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो बात ये है कि इस इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिटिकल यूज़ है, क्या वो ख़त्म हो गया है? क्या इस इस इंस्टीट्यूशन के को जब इस्तेमाल करना पड़ेगा या जब ज़रूरत पड़ने, जिनको ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इसे इस्तेमाल करना है, तो क्या वो ज़रूरत, क्या उसके सामने बंद बांधा जा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो बंद बांधा जा सकेगा। इस अदारे को जब ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल होगा। और बड़ी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप चेयरमैन नैब डे 1 से नाम लेते जाए ना, तो आपको एक करके आपको सारी कंट्रोवर्सीज आपके सामने आ जाती है। बिल्कुल सही। एजाज साहब, ये तो एक आप प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं नैब के इदारे के
ऊपर, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो तरमीम हुई इसके बाद ये कहा जा रहा था, और बड़ा ब्रॉड उसके ऊपर ना सतह के ऊपर इसको सराहा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जो नैब का गैर ज़रूरी और गलत तौर पर इस्तेमाल था उसको कहीं ना कहीं रोकने में मदद मिलेगी। अब इस फैसले को यानी तरमीम को बहाल करना, डू यू थिंक कि अच्छा हुआ है? मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर बात ये हो जाती कि नैब का जो मिस यूज़ है ना, वो सिर्फ एक बुनियाद पे बहुत बड़ा अहम है। वो ये है कि नैब के पास जो पावर है ना, पावर टू अरेस्ट बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, ये जो काम है ना, ये मेरे ख्याल में जब करप्शन साबित हो जाए और फिर उसकी अरेस्ट हो, तो मेरे ख्याल में इसकी जो मिस यूज़ का जो ख़ात्मा है ना, वो हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तरामीम इतनी बुरी नहीं है। और तरामीम मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान साहब के दौर में इन तरामीम के ऊपर बात हुई थी। और आपको तो याद हो इन तरामीम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा सब पैनलिस्ट, इन तरामीम और इससे पहले वाली भी जो थी उससे तो उससे पहले अरेस्ट जो था बिफोर इंक्वायरी वो ख़त्म कर दिया गया है। ऑल्सो तरमीम में ये भी एक अच्छा हुआ था कि सिर्फ उसके ऊपर इंक्वायरी स्टेज के एग्जैक्टली नहीं हो सकेगा इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अरेस्ट। ऑल्सो इंक्वायरी के लिए बड़ी आपको रेफरेंस तगड़ा होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक एन अरेस्ट। सो ये तो हो गया है। देखिए ये इंक्वायरी, देखिए 4 स्टेज हैं नैब के अंदर जब केस आता है। एक होता है कंप्लेंट और कंप्लेंट की वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेंट, फिर दूसरा है इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस। तो होता ये है कि अभी इन्होंने कह दिया कि इंक्वायरी स्टेज जो जिस तरह वेरिफिकेशन स्टेज पे नहीं, जी नहीं, इशू ये है कि ये तो किसी स्टेज पे अरेस्ट होनी नहीं चाहिए until reference is proved। ठीक है, until reference is approved। सर चले वो तो अब हम देखते हैं ना कि इसके ऊपर जो लॉ मेकर्स हैं यानी असम्बली है हमारी, वो क्या करती है। बेनज़ीर शाह साहिबा, इस फैसले की हद तक ये बताइएगा क्या समझती हैं। एक बयानिया इसके ऊपर दोबारा से बनाया जा रहा है, ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा नुकसान, इसमें ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? अलीना, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब ये केस अदालत लेके क्यों गए। ऐसे बहुत से फैसले हैं हुकूमत के भी और पीडीएम के हुकूमत के भी जिस पे तनकीद की जा सकती है और करनी भी चाहिए। लेकिन वो जो लिस्ट ऑफ बैड डिसीजंस है उसमें ये दो जो तरमीम है वो फिट नहीं आती। इसलिए क्योंकि जैसे एजाज भी कह रहे थे, नैब का अदारा एक बहुत ही मुतनाज़ा इदारा है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर शायद हमारे सियासतदान उसे ख़त्म भी करना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल है कि शायद वो कर सकते हैं या उनको करने दिया जाएगा। तो ये एक एफर्ट थी सियासतदानों की तरफ से कि इस इदारे के जो कानून है उसको थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाए और वहाँ पे जो नैब के चेयरमैन के जो इख्तियारात थे उनको जो बिल्कुल वो जब चाहे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते थे, जब चाहे अरेस्ट का ऑर्डर दे सकते थे, जिसको चाहे बुला सकते थे, जिसको चाहे वो चाह सकते थे ऑर्डर दे सकते थे कि इनकी सर्वेलेंस कराओ, उसको इन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया। दूसरी चीज ये है कि देखिए जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी कि ये जो अमेंडमेंट्स थी ये इमरान खान साहब खुद भी लेके आए थे जब उनकी हुकूमत थी 2019 में और 2021 में, जब उन्होंने, और यही एग्जैक्टली यही चीज थी कि इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस लाए थे जिसमें लिखा हुआ था कि टैक्सेशन के मामला जो है वो नैब को नहीं देखने चाहिए, काबीना के जो फैसले हैं वो नैब को नहीं देखने चाहिए, और वही चीज उठा के इन्हीं अमेंडमेंट्स में थी। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब जो थे वो इन अमेंडमेंट्स को अदालत ले गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स बोरोड फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस एनैक्टेड व्हेन मिस्टर खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये वही चीज थी, कॉपी पेस्ट थी, लेकिन फिर भी वो अदालत गए। और तीसरी चीज अलीना कि ये जो अमेंडमेंट्स थी इनसे इमरान खान साहब को फायदा तब भी होता और अब भी होगा, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 केसेस हैं इमरान खान साहब के इस वक्त नैब के पास, 2 तोशाखाना के हैं और 1 अलकादर का है। जो दोनों तोशाखाना के केसेस हैं अब वो खत्म नहीं होंगे लेकिन नैब के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि जो तरमीम है उसमें लिखा हुआ है 500 मिलियन से ज्यादा के केसेस नैब देखेगी। तो वो जो केसेस हैं अब वो दूसरे इदारों को चले जाएंगे, जैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो एफपीआर को चला जाएगा। लेकिन जो अलकादर वाला है उस पर मैं फिर भी कहूंगी कि थोड़ी सी मुझे
कंफ्यूजन है, क्योंकि हाँ वो काबीना का फैसला था, लेकिन अगर नैब जाती है अदालत में और ये कहती है कि इमरान खान साहब को माली फायदा हुआ, कोई फाइनेंशियल गेन हुआ, तो फिर शायद वो केस ये चला सकते हैं, लेकिन अब केस आगे कैसे बढ़ेगा मुझे नहीं पता। अच्छा, ऑल्सो अलकादिर वाला जो है वो तो टेक्निकली 190 मिलियन पाउंड्स का केस है ना, तो वो तो ज्यादा बनती है अमाउंट। बिल्कुल, लेकिन अलीना यहाँ पे ये तरमीम में लिखा हुआ था कि काबीना के फैसलों को नैब नहीं देख सकती, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिंक बनाते हैं कि उस काबीना के फैसले की वजह से एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को मॉनेटरी गेन हुआ है, तो फिर नैब देख सकती है। अब ये नैब कैसे साबित करेगी अदालत में? हमने वैसे देखा है नैब अदालत जाती है तो वो किस किस्म के ही केसेस लड़ती है और फिर उन केसेस का क्या होता है। आखिरी बात अलीना, देखिए जो सबसे अहम चीज है, जो पिछले साल डिसेंटिंग नोट में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बात की और आज भी जो फैसला आया है उसमें बात की गई, और ये सवाल मेरे ख्याल से बार बार पूछना चाहिए कि ये पिछले साल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये केस सुना ही क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये बात की और आज भी बात की गई कि ये अमेंडमेंट्स जो थी ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कैसे कर रही थी। हाँ, आपने लिख लिया अपने फैसले में बंदयाल साहब ने कि ये आर्टिकल्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं, लेकिन आपने साबित ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि कैसे वायलेट हो रहे हैं। एक आम शहरी को इन तरमीम से कैसे उनकी जिंदगी अफेक्ट होती है। तो एक लाइन थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी थी अपने डिसेंटिंग नोट में, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है पढ़ना दोबारा, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मेजॉरिटी, पिछले साल की जजमेंट की वो बात करें, मेजॉरिटी हैज फॉलन prey to the unconstitutional objective of a parliamentarian। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि बहुत से अब सवालात उठते हैं कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे और जो इस वक्त का निज़ाम था वो किस किस्म के केसेस सुन रहे थे और किस किस्म के, इसमें कोई 50 से ज्यादा हेयरिंग हुई, ये केस सुना गया, क्या उनको सुनना चाहिए था, क्या ये केस बनता भी था? क्योंकि बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये लिखा कि पार्लियामेंट का पूरा इख्तियार है, वो एक कानून बना सकती है, उस कानून में तरमीम कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून है जिसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो बिल्कुल अदालत उसको देख सकती है। और अब तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सही है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और बल्कि सवाल किया। मज़हर साहब, बेनज़ीर की जो आखिरी बात है, इसी से आपसे सवाल कि ये जो बात कही है 4 जजेस ने, मेजॉरिटी जजेस ने, कि बंदयाल साहब किस तरह से केस सुना और फिर किस तरह से फैसले देते थे उसके ऊपर, ये क्या मतलब है इसका? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो यूनानिमस डिसीजन होता है उसमें ज़ाहिर है ये जो यूनानिमस डिसीजंस करने वाले 5 जजेस हैं, इनके अगर मादी में भी आप देखें तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे की राय से इत्तेफाक करते हों। तो अगर किसी बात पर इत्तेफाक राय हुआ है तो ज़ाहिर है इसको लीगली तो आप डिस्कस कर सकते हैं अलग से, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ज़ाहिर है उन्होंने सब ने अपना लीगल माइंड अप्लाई किया और उसको उस अंदाज़ में उस चीज़ को देखा। एक तो ये कि जो उन्होंने बात की, देखिए नैब का एजाज़ ने इस तरह बात की कि नैब की फॉर्मेशन इनिशियली तो इस चीज़ पर हुई थी कि जी आप अकाउंट जो है करप्शन के ख़िलाफ़ होके, क्यों नैब में अचानक तब्दीली आई? उस वक्त जनरल जो अपना अमजद थे, उसके बाद कहाँ जनरल अमजद का इख्तलाफ हुआ जनरल मुशर्रफ से और उसके बाद वो छोड़ गए उसमें, और उसके बाद फिर जो भी तब्दीली आई, जनरल खालिद मकबूल आए, ये सब कुछ आए, तो आहिस्ता आहिस्ता जब जनरल मुशर्रफ की पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ी तो फिर नैब का सहारा लिया गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अयूब खान के ज़माने से आज तक जो एहतसाब है उसको सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो तरमीम आई, तरमीम में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की, तरमीम में ज़्यादा बेहतर होता, जो नैब का स्ट्रक्चर है उसमें फ़्लॉ है, और उसमें बुनियादी फ़्लॉ ये है कि नैब का चेयरमैन जो है वो एक तरीके से डिक्टेटर होता है। यानी अगर आप नैब के चेयरमैन की पावर्स डेलीगेट करते 4 जो सूबाई डायरेक्टरेट हैं उनमें, तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आती। अब क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, हो जाता है। आप उसमें तरमीम से पहले कौन सी नैब बहुत अच्छा काम कर रही थी और तरमीम के बाद कौन सा अच्छा काम तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस था स्पेसिफिक टू, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब बात कर रही है और उसके ऊपर जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जब बात करी उन्होंने जनरल मुशर्रफ का भी हवाला दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जनरल मुशर्रफ को जो लीगलाइज जो सुप्रीम कोर्ट ही थी ना जिसने कहा था कि जो मांगा नहीं वो भी दे दिया गया।
यानी उन्होंने ये तो नहीं मांगा था कि हमें आइनी तरमीम का इख्तियार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे यहाँ बड़े तमाशे होते रहे हैं, लेकिन आज इस फैसले को हमने उसी अंदाज में देखना है। इसमें हो सकता है अगर आज की पार्लियामेंट ने कोई फ़ैसला किया है, हो सकता है कल की पार्लियामेंट आके अपने लिहाज से करे। जो हमारी यहाँ प्रॉब्लम रही है वो ये कि जब पार्लियामेंट तरमीम करती है या कोई कानून बनाती है, वो अनफॉर्चुनेटली अपने दौरे हुकूमत को सामने रख के बनाते हैं। ये रख के नहीं बनाते कि ये कानून जो है ये आगे जाके जो है कितना पायदार साबित हो सकता है। इसी वजह से हमारे यहाँ कोई 23-24 तरामीम तो अब तक आ चुकी हैं आइन के अंदर। मुख्तसर सा सवाल है, मैं इसको रैपिड फायर की तरह ट्रीट करते हैं और सब एनालिस्ट से पूछ लेती हूँ। आपसे ही शुरू करती हूँ। मुझे बताएं, खान साहब का ऑब्वियसली नैब के ऊपर और इन अमेंडमेंट्स के ऊपर एक बयान था पूरा का पूरा। आज जब वो कॉश हो गया है तो फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ खान साहब को? व्हाट डज इट मीन? नुकसान हुआ। देखिए, सियासी तौर पे आप कुछ भी कहते रहे, आप जैसे जस्टिस फायद ईसा साहब की पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया उससे, तो सियासी तौर पे हो गया, लेकिन अमली तौर पे खुद खान साहब को भी पता है कि उनको नुकसान हुआ। भट्टी साहब, आज अगर कोई फायदे में है तो वो इमरान खान है, जिसको खुद में रिलीफ मिल सकता था केसों में, लेकिन वो अदालत गया और उसने वीडियो लिंक पेशी पे भी कहा कि जायज साहबान को कहा कि मुझे रिलीफ मिल सकता है अगर मैं ये इन तरमीम के खिलाफ न लाऊं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कौम का पैसा, लुटा हुआ कौम का पैसा है और ये लुट मारे, चोरियां और डाके हैं। तो इमरान का इस मुल्क में आखिरी जुमला, इस मुल्क में इमरान खान था जो सुप्रीम कोर्ट गया, बाकी सारे आईनी, कानूनी, टेक्निकल, बुनियादी हकूकों में पनाह ले रहे हो, लेते रहे, आपका भी मुल्क है, लुटता रहे। बेनजीर अलीना, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब के बयानिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये केस जाना ही नहीं चाहिए था अदालत, और सिर्फ वो लेके नहीं गए, उन्होंने बड़ी ओनरशिप ली, बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है आज के फैसले में कि उन्होंने कहा मैं खुद लड़ूंगा अपना केस। तो मेरे ख्याल से तो उनको ये केस बिल्कुल ना इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए थी और ना ही अदालत लेके जाना चाहिए था, या अपने ही जो ऑर्डिनेंसेस उनकी हुकूमत लाई थी उनको दोबारा पढ़ लेना चाहिए था। जहां तक रिलीफ है उनके केसेस में, अलीना, अगर इन केसेस में मिल भी जाती है तो हमें पता है जिस तरह मामला चल रहे हैं कोई और केसेस बन जाएंगे उनके खिलाफ। वो वैसे गलत बात है, लेकिन चले हम सियासी हद तक बात करें। एजाज सैयद साहब, मेरे ख्याल में जो दलील के एतबार से बेनज़ीर ने बात की है या जो मज़हर साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है दलील के एतबार से, लेकिन जो जज्बात के एतबार से इरशाद भट्टी साहब ने बात की है, बात वो भी इतनी को गलत नहीं है। तो ऊपर किसको रखे, दलील को या जज्बात को, ये बता दे। मैं इस वक्त देखें, मैं और आप तो दलील के को ऊपर रखेंगे। आप बता दें फिर हम क्या करें, दलील को सामने रखें, जज्बात को सामने रखें, किसको ज़्यादा फौकियत दें? आप मेरा ये ख्याल है कि आप आइन और कानून के ऊपर पूरे जज्बाती लगाव के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश करें। आपने एक पॉलिटिशियन की तरह जवाब दिए, एक तज्जिया सहाफ़ी की तरह जवाब बनाइए। एक मिनट, एजाज का जवाब ले लीजिए। एजाज, नहीं, मैं तो कह चुका हूँ कि आप आइन के साथ जज्बाती लगाव रखें। अच्छा। और उस पर अमल दरामद करा दें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं करवा रहे ना ऐसा। तो चलें जी, ठीक है। 100 बातों की एक बात वैसे एजाज साहब जो आपने बात की है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।